हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। जैसे आप जानते हैं बेटा, हमने क्लास 9th आईसीएससी केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, वो हमने स्टार्ट कर लिया था। एंड हम उसके पार्ट सी पे आ चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है पार्ट सी का। आज के लेक्चर के अंदर हम इसकी बाकी की जो थ्योरी है दैट इज बेस्ड ऑन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहला टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करना है वो है हमारा आइसोटोप्स। ठीक है, क्या मतलब होता है आइसोटोप्स का, एंड विद वेरियस एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। ठीक है, एंड उनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, आज हमने उसके बारे में डिस्कस करना है। सो बहुत सिंपल है। सो दे आर atoms, they are atoms of same element having same atomic number, ठीक है, but different mass number। तो इसका मतलब क्या है? ये मतलब समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है, और मैंने आपको इसकी डिटेल बहुत अच्छे से बताई हुई है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं किसी भी एटम की, सपोज एक्स आपका एटम है, नीचे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर हमारा ए से रिप्रेजेंट होता है। तो जो ए है ये हो गया आपका दैट इज मास नंबर, दैट इज योर मास नंबर। और मास नंबर क्या बताता है? ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को बताता है, मतलब बताता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बताता है। Z की बात करें तो इसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर इसी को कहा जाता है। ठीक है, और जैसे मैं आपको कह रहा हूं बेटा कि एटॉमिक नंबर यहां पर क्या बोला है, सेम एटॉमिक नंबर, मतलब Z की वैल्यूज सेम रहेंगी बट जो ऊपर A की वैल्यू है वो डिफरेंट रहेगी। तो एटॉमिक नंबर क्या बताता है? ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और यही बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो हमने इसकी डिटेल के बारे में बहुत अच्छे से समझा हुआ है। अब बात यह है बेटा कि एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो बट मास नंबर डिफरेंट हो, तो उनको कहा जाता है दैट इज आइसोटोप्स। आपको मैं बहुत अच्छी एक एग्जांपल देता हूं, एक क्या, मैं आपको कई सारी एग्जांपल देता हूं। जैसे सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मान लीजिए हाइड्रोजन का। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 आइसोटोप्स होते हैं बेटा इसके। वो 3 आइसोटोप कौन कौन से हैं? जैसे कि 1H1, ठीक है, देन 1H2, और उसके बाद आता है हमारे पास 1H3। तो कुल मिला के ये 3 इसके आइसोटोप्स हैं। हाँ, इनके नाम भी हैं, बिल्कुल नाम है। जैसे जो पहले वाला है इसको बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटियम, ठीक है। जो दूसरे वाला है उसको कहते हैं ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, ठीक है। और जो आखिरी वाला है उसको हम कहते हैं ट्रीटियम, ट्रीटियम, ठीक है। सो ये इनके नाम है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम। अगर आप इनको ध्यान से देखो तो इनका जो एटॉमिक नंबर है वो एग्जैक्टली सेम है 111, बट इनका जो मास नंबर है वो हमारा डिफरेंट है। एक बात ध्यान रखें, नीचे वाला हमारा एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर वाला हमारा मास नंबर होता है। क्लियर? अगर आप ध्यान से देखो तो पहले वाले में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, बट इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। न्यूट्रॉन को फाइंड करने के लिए, जैसे कि अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन
फाइंड करना है तो मुझे a माइनस जेड करना होता है, मतलब मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाते हैं। तो पहले वाले में माइनस करो तो इसका आंसर 0 आएगा, दूसरे में माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तीसरे में माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, जब हम किसी आइसोटोप के बारे में बात करते हैं ना, जो मेन डिफरेंस होता है उन 2 या 3 आइसोटोप्स के अंदर, वो होता है उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे ये 3 आइसोटोप्स जो हैं हाइड्रोजन के, उनके पहले जो है प्रोटियम जो है उसमें कोई भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं है। ड्यूटेरियम की बात करूंगा तो उसमें एक नंबर ऑफ एक न्यूट्रॉन है, और ट्रिटियम की बात करूंगा तो उसमें आपके पास क्या है, दैट इज 2 हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। अब पता क्या बात आती है बेटा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इनके स्ट्रक्चर कैसे होंगे, है ना, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो मैं आपको इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बता देता हूं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं बेटा यहाँ पे, तब आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं 1H1 की, 1H1 की, तो ऑब्वियस है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 ही होगा, Z के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। बस शो क्या करेंगे बेटा, अब शो ये करेंगे जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, एक ही प्रोटॉन है, एंड इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होगा, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा, दैट्स इट, खत्म हो गया, ये करना है आपने। जब मैं बात कर रहा हूं 1H2 की, तो इसमें अभी भी याद रखें इसमें प्रोटॉन एक है, बट अब एक इसमें क्या आ जाता है बेटा, न्यूट्रॉन भी आ जाता है। इलेक्ट्रॉन अभी भी एक ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होते, इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं हमारे, सेम रहते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं 1H3 की, ट्रिटियम की, तो उस केस में हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, एक, एंड जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो माइनस करके देख लीजिए, हमारे पास 2 आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे कंडीशन में अगर आप देखें तो अभी भी एक ही ऑर्बिट होगा, इनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो अगर आप इन बातों को ध्यान से समझो और देखो तो हमें क्या दिखता है, हमें यह दिखता है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में सभी में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आपको पता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए हमारे ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो और इन तीनों में अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देख पा रहे हो आउटर मोस्ट शेल के अंदर, तो मतलब इन तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। मतलब जो बिहेवियर पहला दिखाएगा केमिकली वही दूसरा वही तीसरा आपको दिखाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। सो जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा वो है कार्बन का। किसका, कार्बन का। अब इस कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमारे पास है कार्बन 6 एंड 12, उसके बाद है मेरे पास कार्बन दैट इज 6 एंड 13, और फाइनली हमारे पास कार्बन है 6 एंड 14। तो ऐसे हमारे पास 3 कार्बन के आइसोटोप्स भी होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, तो आपने बस कुछ नहीं करना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां पे आ जाएगा आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। सो यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 है, यहां पर भी 6 है, ओम सॉरी यहां पे 6 नहीं होंगे, यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बनेंगे। कितना है, 7 है, और यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। अगर आप यहीं पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करते हैं तो यहां पर 6 है, यहां पर 6 है, यहां पर 6 है, इसी वजह से गलती से मेरे को दिमाग में प्रोटॉन चल रहा था मेरा। और सो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे एग्जैक्टली सेम रहेंगे सभी में, फर्क क्या है उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। अगर मैं मान लीजिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूं, कॉन्फ़िगरेशन ऑब्वियस है इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 4 बनेगा। मतलब ये कि अगर मैं बात करता हूं इस वाले कार्बन की, तो पहली बात तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 6 हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं। अब इसमें क्या बनेंगे, 2 शेल बनेंगे। कितने बनेंगे, 2 शेल। पहले शेल के अंदर हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और आखिरी वाले शेल के अंदर हमें 4, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। यही अगर मैं इसकी बात करता हूं, इस वाले की, तो ध्यान से अगर देखें
तो इसमें हमारे पास 6 प्रोटॉन है, बट 7 क्या है, न्यूट्रॉन है। एंड अगर मैं ऑर्बिट की बात करूं, 2 ऑर्बिट होंगे इसके भी। बस अब इसमें फर्क ये है कि पहले वाले में तो 2 ही है, कोई इश्यू नहीं, बट अगले वाले में क्या होगा, आपके पास अभी भी एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज 4। सो मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूं कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप ध्यान से देखेंगे तो इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली सेम होती है, सिर्फ और सिर्फ फर्क होता है उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। बस ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो इसके साथ आपको किसी का भी बोला जाए, जैसे ये नेक्स्ट वाले का मुझे बोलते हैं, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, फिर से मैं ये बनाऊंगा। अब इसमें कितने प्रोटॉन्स दिखाना होता है ना, 6 प्रोटॉन्स हैं और 8 आपके बेटा न्यूट्रॉन्स हैं। फिर से 2 ऑर्बिट बनेंगे। अगर फिर से आपके 2 ऑर्बिट बन रहे हैं तो पहले वाले में 2 और अगले वाले में 4, 1 2 3 एंड 4। तो सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, वो मतलब डिफरेंट है, सभी में क्या है, डिफरेंट है। ये तो हमने एक एग्जांपल और ले ली। एक एग्जांपल और दिखा देता हूं आपको, वो है मेरे क्लोरीन की। ठीक है, किसकी हमने करनी है अब, क्लोरीन, दैट इज क्लोरीन। अब इस क्लोरीन को अगर ध्यान से देखो तो बात यह है कि अगर एटॉमिक नंबर की बात करूं तो इसका 17 एटॉमिक नंबर होता है। इसके 2 आइसोटोप्स हैं। एक आइसोटोप है आपका दैट इज क्लोरीन 1735, ठीक है, एक तो ये है, और जो दूसरा आइसोटोप है वो है आपका क्लोरीन 17 एंड दैट इज 37। ठीक है, 2 है, एक मेरा 35 वाला है और दूसरा मेरा 37 वाला है। सेम वही बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर दोनों की बनाऊं तो आ जाएगा 287 और इसका भी आएगा 287। बाकी आपको बनाना मैंने सिखाया हुआ है ऑलरेडी, तो अब मैं इसको नहीं बना रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ दैट इज न्यूट्रॉन्स की। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उस कंडीशन के अंदर मुझे पता है कि इन दोनों को मुझे माइनस करना है। तो अगर 35 माइनस 17 करता हूं, 35 माइनस 17 करूं तो मुझे मिलता है 18 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एज सिंपल एज दैट। और अगर मैं नीचे वाली की बात करूं तो 35 माइनस 17 करूंगा, तो 35 माइनस 17 आप कर दीजिए, नो 35 37 37, मैं इसको चेंज कर देता हूं, क्या है 37 है, तो ऊपर वाला मैंने 35 किया था ना, ये 37 है। सो 37 माइनस 17 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो बात वही आ गई कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, फर्क क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। एंड आई होप आप अच्छे से इसको ड्रॉ कर सकते हो, राइट। क्लोरीन के जो 2 आइसोटोप्स हैं तो बना ही लोगे ना, देखने में एक्जैक्टली सेम होंगे, बस अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड जो न्यूट्रॉन्स है बेटा उनमें थोड़ा चेंज ले आना। हाँ, मैं आपके लिए ये लिख देता हूं कि बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर मैं बात करूंगा तो इसके आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 17 और इसके भी क्या है आपके 17। ठीक है, तो ये 17 नंबर है, याद रखना ये 17 है। इसके अलावा मैं आपको 2 और एग्जांपल दे देता हूं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ऑक्सीजन है। जब मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करता हूं तो इसके भी हमारे पास 2 आइसोटोप्स होते हैं। एक आइसोटोप होता है दैट इज 0816। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, जिसको हम हमेशा स्टडी करते आ रहे हैं। और जो दूसरा आइसोटोप है 08 और 18, ये इसका दूसरा आइसोटोप है। उस तरह मेरे पास पोटेशियम होता है, पोटेशियम, ये भी मेरे पास एक आइसोटोप, इसका भी आइसोटोप होते हैं, कितने, वही 2। एटॉमिक नंबर की बात करूं तो बेटा 19 इसका एटॉमिक नंबर होता है एंड 39 हो गया इसका मास नंबर। जो दूसरा आइसोटोप है उसका एटॉमिक नंबर तो देखो आपको पता ही सेम ही होता है, फर्क है सिर्फ उसके मास नंबर का और वो होता है 41। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल में लिख देता हूं ताकि अगर आपने बनाना हो तो बना सकते हो, क्योंकि 8 है ना, तो इसका आ जाएगा 2 एंड 6, इसका भी 2 एंड 6, ये 19 है, इसी वजह से आएगा बेटा 2 8, ये 10 हो गया, फिर 8 आएगा और 1 आएगा इसके अंदर। और ये क्यों आता है मैंने आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया कि एग्जैक्टली क्यों है, किस वजह से है। तो 2 8 8 एंड 1, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोटेशियम का एंड ऑक्सीजन का। आई होप अच्छे से बेटा आप ये बात समझ गए होंगे कि किस तरह से बेटा हम ये सब कर रहे हैं, राइट, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं बेटा इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स के बारे में बात करते हैं। इजी सी बात है,
2 मिनट में कवर कर लेते हैं है क्या चीज, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स की, ठीक है, बहुत सिंपल है, टेंशन लेनी। देखिए बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो इसके लिए मैं पहले आपके लिए लिख देता हूं यहां पर दैट की जो आइसोटोप्स है हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स आइसोटोप्स हैव सिमिलर, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी। फिर सवाल वही है कि सर इनका सिमिलर है क्यों, क्या रीजन है इसका। मैंने आपको पहले भी कहा है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होता है बेटा उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, क्या होती है बेटा आपकी, सेम होती है। मतलब जैसे अगर आपके बाद में एग्जांपल से क्लोरीन के थे, क्लोरीन का एक मास नंबर था 35, दूसरे का था 37। अब ये दोनों के दोनों बेटा सेम रिएक्शन शो करेंगे क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, सेम है। बात यहां आती है कि ये जो आइसोटोप्स होते हैं ना, इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती है। मतलब अगर मैं लिखना चाहूं तो आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या है, दे आर डिफर इन फ्यू फिजिकल क्वांटिटीज, दे आर डिफर इन फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जिसमें क्या क्या आता है, जैसे डेंसिटी आ गई, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, एक्सेट्रा, ये सब इसके अंदर आती है, सच एज डेंसिटी या बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब के सब बेटा इसी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर ये ऐसा क्यों है ना, डिफरेंट क्यों है। सो बात वही है कि अगर आइसोटोप्स को अगर आप ध्यान से देखे हो तो आपको पता है बेटा कि इनका जो एटॉमिक मास होता है या फिर इसको मास नंबर कहते हैं बेटा, मास नंबर जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो एक बात आपने प्लीज समझनी है अच्छे से कि केमिकल प्रॉपर्टी हमारी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ये ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन जब हम बात करते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज की तो वो डिपेंड करता है एटॉमिक मास पर। अगर किसी दो एटम का एटॉमिक मास डिफरेंट है तो उनकी जो प्रॉपर्टी होगी बेटा वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। बड़ा अच्छा सा आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि हाइड्रोजन के मैंने आपको 3 आइसोटोप्स के बारे में बताया था ना, उसके 2 के बारे में भी बता देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने आपको 2 आइसोटोप्स के बारे में बताया था, ठीक है, और साथ ही साथ बेटा आपको उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि 1H1 था और दूसरा था 1 and 2, ठीक है। अब देख सकते हो बेटा उनका जो मास नंबर है वो हमारा डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर क्या है वो सेम है। तो अगर मैं हाइड्रोजन के बारे में बात करता हूं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है दैट इज 20.38 केल्विन। और उसी तरह अगर मैं ड्यूटेरियम की बात करता हूं तो उसका होता है 23.5 केल्विन। तो कहने का मतलब है जितना मास नंबर ज्यादा होता है उतना बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो मैं आपके लिए एक पॉइंट यहां लिख देता हूं जो प्लीज आप नोट कर लेना, ठीक है, दैट इज हायर द मास नंबर, हायर द मास नंबर of the isotope of an element, ठीक है, the higher is the boiling point, the higher is the boiling point। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। जिसका मास नंबर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब बेटा मैं आपको एक बहुत खास प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहता हूं जिसको कहते हैं बेटा हम रेडियो एक्टिविटी। आपको पता कि हमारा जो न्यूक्लियस है कब स्टेबल होता है और कब अनस्टेबल होता है। मैं आपको एक सिंपल सी बात यहां पे समझाऊंगा। अगर तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन
बराबर होते हैं, लगभग बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो वो हमारा स्टेबल न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? स्टेबल न्यूक्लियस। लेकिन जिस तरह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ता जाता है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो उतना ही अनस्टेबल न्यूक्लियाई बन जाता है। एंड अपने आप को स्टेबिलिटी में लाने के लिए वो अपने में से 3 तरह की रेडिएशंस को बाहर निकालते हैं, जिसको कहते हैं, एक का नाम है बेटा अल्फा, एक को है बीटा, और एक को कहते हैं गामा। यहां पर लिख देता हूं, अल्फा, बीटा एंड गामा। और ये जो फिनोमिनन आप देख रहे हो, इसी को कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी। सो एक सिंपल सी बात कहूं, जिन पर्टिकुलर एटम्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उन सब्सटेंसेस को या उन्हीं एटम्स को या उन्हीं आइसोटॉप्स को हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। क्लियर हो गया? अब हम जल्दी से रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। जहां तक बात आती है रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन की अगर बात आती है, तो इसका मतलब क्या है? द स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि एकदम से, अपने आप ही, द स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिख दो, नहीं तो रेडियो आइसोटोप्स भी हम उसको कहते हैं, ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, ठीक है, इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। और अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूं, 2 अच्छे एग्जांपल्स हैं मेरे पास, जैसे कि कार्बन 614। आपको पता है जब कार्बन 614 है ना, उसकी हेल्प से ही हम जितने भी हिस्टोरिकल और जियोलॉजिकल जो हमें मटेरियल मिलता है ना, उसके एज को बताने के लिए इसी आइसोटोप्स को हम काउंट करते हैं। क्या होता है कि जब मतलब जितना एक्चुअली क्या होता है ना, कि जैसे हमारे पास जो बॉडी है ना, जो चीज कार्बन से बनी हुई है, तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे इसमें से ना इन ये जो पार्टिकल्स है, धीरे धीरे उसका काउंट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो जब हमें कोई चीज मिलती है, तो हम ये देखते हैं कि उसके अंदर ये पर्टिकुलर जो एटम है कितना प्रेजेंट है, और उसकी प्रेजेंस के हिसाब से हम उस सब्सटेंस की जो एज है वो आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है? फोरेंसिक साइंस के अंदर भी किसी भी डेड बॉडी का कितने दिन पहले उसकी डेथ हुई है, ये भी अगर पता करना हो तो हम इसी आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। मेरे पास उस तरह बेटा हाइड्रोजन का याद है वो तीसरा पार्ट बताया था, 1s3 वाला ट्रिटियम, वो भी एक तरह से बेटा क्या है, आपका आइसोटोप है। ऐसे और भी कई एग्जांपल है, जैसे यूरेनियम है 92 235 वाला हमारा यूरेनियम है। इस यूरेनियम का इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एज अ फ्यूल। ठीक है ना? एंड उसी तरह अगर हमारे पास आयोडीन है, उसका जैसे 53 131, ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है। आपको पता है कि कईयों को आयोडीन की कमी होने की वजह से गोइटर, जिसको हम बोलते हैं ना, एक गोइटर होता है, गोइटर आपने सुना होगा इसके बारे में, मैं आपको थोड़ा आगे जाके भी बताऊंगा इसके बारे में। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए इसी आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? बहुत सिंपल है। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड। अब हमें बात करने हैं बेटा यूजेस ऑफ आइसोटोप्स की। यूजेस क्या हैं आइसोटोप्स के? सिंपल है। सबसे पहली बात है कि अगर कैंसर जैसी बीमारी का जो ट्रीटमेंट होता है ना, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम जिस आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं बेटा, वो आइसोटोप है आपका कोबाल्ट। कोबाल्ट का आइसोटोप यूज करते हैं, वो होता है CO2760। ये है वो आइसोटोप जिसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है? और कई और डिसीजेस के अंदर भी बेटा हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह अगर मेरे पास हिस्टोरिकल या जियोलॉजिकल मटेरियल है,
उनकी एज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जिस जिस आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं, मैंने अभी बताया, वो है C614। क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? एज आइडेंटिफाई करने के लिए। जितने भी हमारे पास हिस्टोरिकल या जियोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं उनके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एज अ फ्यूल हम जिसका इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारा यूरेनियम 92 235। क्या इस्तेमाल करते हैं? एज अ, हम इसको फ्यूल इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके। बहुत ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी ये एक्चुअली ना प्रोड्यूस करता है, तो उसके अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये वो है बेटा जो जिसके बारे में बात कर था, जैसे इस गोइटर, ऐसे गले में इस तरह से स्वेलिंग सी आ जाती है, बस इसके ट्रीटमेंट के लिए हम जो आइसोटोप है आयोडीन का, दैट इज I53131, इसका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दैट इज गोइटर। ठीक है, बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा। इसी तरह आपको ये देखो, ध्यान से दिख रहा है यहाँ पे क्या है, हम ना एक्चुअली एक कुछ ना रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं ये जो अंडरग्राउंड वाटर है ना, इसकी लीकेज को फाइंड आउट करने के लिए। किसके लिए? इसकी जो लीकेज है ना अंडरग्राउंड वाटर की, उसको फाइंड करने के लिए हम करते हैं। अच्छा, करते क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हम ना रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लेते हैं और पानी के थ्रू, मतलब इस पाइप के अंदर इसको भेज देते हैं। ठीक है, पानी में से इसको भेज देते हैं। अब क्या होता है कि उसमें से क्या रेडिएशन निकलती है? गामा रेडिएशन मिलती है, बिकॉज वो ना कोई बहुत उसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, वो आराम से आपका ट्रांसमिट कर जाता है थ्रू दिस ग्राउंड, राइट। तो जब वो आपका रेडियो आइसोटोप यहां से यहां फ्लो कर रहा होता है, उस टाइम इसमें से गामा रेडिएशन बाहर आती हैं, और इस डिटेक्टर की हेल्प से हम ये चेक कर लेते हैं कितना अमाउंट ऑफ गामा रेडिएशन आपकी आ रही है। फिर ऐसे करते 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 एक ऐसा पॉइंट जहां पे लीकेज है, तो वहां से पानी तो एकदम से ना मतलब तेज बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है। और क्योंकि पानी यहां से आ रहा है तो यहां से आइसोटोप्स भी बाहर आएंगे, तो मतलब ये कि यहां से ज्यादा अमाउंट ऑफ गामा रेडिएशन आपकी एमिट आउट होगी, और इसी से हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि कहां पे गामा रेडिएशन ज्यादा आ रही है। तभी यहां लिखा है कि जहां पे हाई लेवल ऑफ रेडियो एक्टिविटी दिखे, समझ लीजिए वहीं पे आपकी लीकेज है। और इस तरीके से हम अपने जो लीकेज है गैस पाइपलाइन के अंदर बात करें या वाटर पाइप्स की बात करें, वो आराम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर उस रीजन को खोद कर उतने हिस्से को चेंज करके हमारा काम बन जाता है। क्लियर? बहुत सिंपल है। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको फ्रैक्शनल एटॉमिक मास और आइसोमास के बारे में जल्दी से बता देता हूं। अब हमें बात करनी है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास की, एटॉमिक मास। ठीक है, ये मतलब क्या है? आप ना अपना पीरियोडिक टेबल देखना, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर आप ये देखेंगे जैसे कि क्लोरीन है ना, क्लोरीन है ना, उस क्लोरीन में 70 नंबर नीचे लिखा होगा, बट ऊपर लिखा होता है 35.5। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा कि क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, एक तो 35 वाला, एक 37 वाला। तो वहां पे 35.5 क्यों लिखा जाता है? ये जो नंबर आप यहां पे देख रहे हो, ये एक्चुअली में है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। अब बोलेंगे सर अब ये क्या नई चीज है? समझाता हूं, बहुत इजी है। ये इसको फाइंड करने का तरीका क्या है बेटा? ये एक्चुअली इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहे हैं वो मास वाइज कितने परसेंटेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब ये कि अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूं तो उसमें 75% जो आइसोटोप हमें मिलता है वो क्लोरीन 1735 का मिलता है, एंड 25% जो हमें मिलता है वो मिलता है क्लोरीन 1737 का हमें मिलता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। मेरे पास दो आइसोटोप है, इसकी अबंडेंस मतलब इसकी एग्जिस्टेंस 75% है और ये 25% हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है जी, तो इन आइसोटोप्स की रेशियो जो है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या मिल रहा है, अगर इनको डिवाइड करें जैसे 75:25 कर दूं तो आंसर 3:1 आ जाएगा ना मेरे को। गुड। सो एटॉमिक किसी जो जो हमारा फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है उसको निकालने का तरीका क्या है? ये मास नंबर आप देख रहे हो 35 है, इस 35 को उसके रेशियो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मेरे पास आ गया, प्लस फिर यहां पे क्या है 37 है, तो 37 को मल्टीप्लाई कर दो उसके रेशियो वाले नंबर से, दैट इज हमारे पास है 1, डिवाइड कर दो टोटल नंबर से, तो ये 4 आ गया। तो बस आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास 35.5 आपको मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट, इतना मुश्किल तो है ही नहीं आपका। सो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो जितने भी हमारे आइसोटोप हैं उन सभी को तो उसमें डाल नहीं सकता, उतनी जगह ही नहीं होती।
तो क्लोरीन जैसी चीज जो जिसकी अबंडेंस में पता है कि भाई ये हमारे पास 75% है, ये 25% है, तो उनका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकाल कर ना इसको पीरियोडिक टेबल के अंदर लिख दिया गया। तो याद रखें कि 35.5 इसका एक्चुअल एटॉमिक मास नहीं है, ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मास होता है। ठीक है, इसको एवरेज एटॉमिक मास भी हम कह देते हैं, एवरेज एटॉमिक मास भी हम कह देते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब मुझे करना है आइसोबार्स के बारे में, आइसोबार्स के बारे में, और इसके बाद आपका ये पार्ट खत्म हो जाएगा। तो आइसोबार्स की अगर मैं बात करूं तो हम कहते हैं कि वो था एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये होता है बेटा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। उसमें मास नंबर डिफरेंट होता है, इसमें सेम होता है, हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसमें? डिफरेंट होता है। मास नंबर क्या होता है बेटा इसमें? सेम होता है। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास बहुत अच्छे दो एग्जाम्पल है, एक तो आर्गन का एग्जाम्पल है, एक कैल्शियम का एग्जाम्पल है। आर्गन की बात करूं तो 1840 होता है, एंड अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो 2040 होता है। आप देख सकते हो डिफरेंट एलिमेंट है, बिल्कुल है, मास नंबर सेम है, हाँ जी है, नीचे एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, हाँ जी, तो ये हमारे आइसोबार्स हैं, ये सिंपल है। उसी तरह ये तो एक एग्जांपल है, एक और एक दे देता हूं आपके पास, जैसे कि मेरे पास नहीं क्रोमियम और आयरन का होता है। क्रोमियम की बात करूं तो मेरे पास 24 और 54, ये क्रोमियम क्या होता है। अगर मैं आयरन की बात करूं, आयरन की बात करता है तो इसका 26 और ये हमारा 54 होता है। डन। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ा, हमने आइसोबार्स के बारे में पढ़ा, हमने ये जाना कि आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, एग्जांपल्स करी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया, एंड उसके बेसिस में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के देखा। और एक बात और, अब आपने क्या करना है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसके जो नोट्स हैं वो डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।